कैटलिस्ट की बात कर रहे थे, तो कैटलिस्ट जो है हमने कहा था कि उसकी 5 टाइप्स हैं। ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऐसा कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और ये ऐसा कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अब इन दोनों को जो है वो हम जो है वो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट को देख लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो आपके पास कैटलिस्ट की एक ऐसी टाइप है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। यानी आप ये समझें कि ये कैटलिस्ट की वो टाइप है जिसको आप कॉमनली कैटलिस्ट समझते आए हैं आप तक। जो आप कहते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो कैटलिस्ट की एक टाइप है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना है ना जिसमें आपके केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल जो रेट होता है वो चेंज होता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। और जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये आपके पास एक स्पीशी है और ये कैटालिसिस आपके पास एक प्रोसेस है। इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। और ये कैसे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी को मैम, कम दोबारा करता रिपीट करिएगा। है? मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीशी है, एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड करें तो वो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कौन सा? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अच्छा मैम, पॉजिटिव जो कैटलिस्ट। जो हाँ हमारे जी, पास कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा, क्या हम दोबारा यूज कर सकते हैं? हाँ जी, यूज कर सकते हैं आप उसको दोबारा। तो मैम फिर मतलब उसका क्या चीज यूज होगी रिएक्शन को मतलब प्रोसीड करने में, जब असल में हम क्या उसे होता है दोबारा कि यूज जब कर सकते आप हैं? उसको रिएक्शन के अंदर एंटर करते हैं ना, वो रिएक्शन में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होके तो वो आपके रिएक्टेंट्स का पार्ट बन जाता है। लेकिन आपके रिएक्टेंट्स जो है ना वो परमानेंट उसके साथ बॉन्ड बना नहीं सकते, ठीक है। वो उनके साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्या करता है, उनको एक्साइटेड फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। एक्साइटेड फॉर्म में जाके उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब जो इंक्रीज एनर्जी है वही तो आपके रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को आप कहते हैं मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जो किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए चाहिए होती है। अब पहले आपके रिएक्टेंट्स जो हैं उनको रिएक्ट करने के लिए जो है वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी उसकी अमाउंट कम है, आपने कैटेलिस्ट ऐड कर दिया। वो क्या करेगा कि एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा रिएक्टेंट्स के साथ, उनको एक्साइटेड फॉर्म में ले जाएगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जब एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो वो जो उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी ना उसकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि वो परमानेंट बॉन्ड बना नहीं सकता, तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है उसकी बॉन्डिंग टूट जाती है। जैसे आपने पीछे देखा था कि जब आपके पास हाइड्रोजिनेशन हुई है तो हाइड्रोजन और इथीन वो रिएक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। उन दोनों ने एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन शो किया निकल सरफेस के ऊपर, ठीक है। निकल सरफेस के ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन शो करने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे के साथ आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद अब जो इथेन बनी है उसका तो कोई बॉन्ड फ्री ही नहीं है जो वो उस निकल के साथ बना सके। इथीन का तो फ्री बॉन्ड था तो उसने उसके साथ एड्सॉर्प्शन क्रिएट कर ली ना। इथेन के पास तो कोई फ्री बॉन्ड नहीं है, वो तो सैचुरेटेड है। ऐसे ही है। यस मैम। अब क्योंकि उसके पास कोई बॉन्ड फ्री नहीं है तो वो निकल के साथ कैसे अटैच रहेगा, वो डीटच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो निकल ने क्या किया कि सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट या ग्राउंड प्रोवाइड किया रिएक्ट करने के लिए, उसको एक्साइटेड फॉर्म में लेके गया, ठीक है। उसका एनर्जी कंटेंट इंक्रीज किया जिसकी वजह से उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, वो फुलफिल हो गई, ओके मैम। ठीक है। तो ये जो आप कैटालिसिस में रिसर्च करते हैं ना, आप चेक करते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे, आपके रिएक्टेंट को एक्साइटेड फॉर्म में लेके जाए। ऐसा कैटलिस्ट आप वहां पे सेलेक्ट नहीं करते जो परमानेंट जो है वो आपके रिएक्टेंट्स के साथ बॉन्ड बना ले और एंड पे सेपरेट ही ना हो सके। यही तो आप कैटालिसिस में चेक करते हैं कि कौन सा आपका जो कैटलिस्ट है वो एंड पे रिकवर भी हो जाएगा और रिएक्टेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। समझ आ गई? जी ओके मैम, मैम। आगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट था जिसने क्या किया, आप याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। समझ आ गई? यस समझ मैम। आ गई है सबको? जी ठीक है। मैम। अच्छा, अब यहाँ पे ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है कि पहले अगर आपका रिएक्शन एक लॉन्गर पाथ को, आपके रिएक्टेंट से एक लॉन्गर पाथ को फॉलो करते हुए अपना रिएक्शन कंप्लीट कर रहे थे, तो ये उसको एक अल्टरनेट स्मॉलर पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें कम एनर्जी लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है,
ठीक है। तो वो जो स्मॉलर पाथ होता है वो कैसे आपके पास आता है, जैसे सपोज ये आपके पास जो है वो रिएक्शन पाथवे है आपका, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है जो आपके रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। इनिशियल लेवल से आपके रिएक्टेंट्स जो है वो इस पीक तक जाते हैं, एनर्जी की इस पीक तक जाते हैं अगर आपका कैटलिस्ट अवेलेबल नहीं है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जब भी आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो पहले एक दफा क्या होता है कि वो एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं, उनका एनर्जी कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। फिर आपको ये पता है कि कोई भी स्पीशी जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में रह नहीं सकती, वो अपनी एनर्जी को जो है वो जितनी एनर्जी जो उनकी इंक्रीज हुई होती है उसको वो डी एक्साइट होने के बाद रिलीज करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से कम होती है, उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, ये समझ आ गई आपको यहाँ तक कि अगर आपका कैटलिस्ट नहीं होगा तो इस फॉर्म में आपका रिएक्शन हो रहा है। अब कैटलिस्ट जो है वो आपकी रिएक्शन पे क्या फर्क डालेगा, ये आपके पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। जब तक आपके रिएक्टेंट्स इस मैक्सिमम एनर्जी लेवल तक नहीं जाते वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस मैक्सिमम एनर्जी लेवल में जाने के लिए उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो EA1 है, एक्टिवेशन एनर्जी है। समझ आ गई? यस जी मैम आ गई है। ठीक है। अब क्या होता है अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है ना जहां तक उसने जाना था प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, आपके उस रिएक्टेंट के अंदर और आपके कैटलिस्ट के अंदर कुछ इस तरह का इंटरेक्शन होगा कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी है जो आपके रिएक्टेंट को अपनी एक्साइटेड फॉर्म में जाने के लिए चाहिए थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब वो कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। समझ आ गई? यस मैम। पहले अगर आपको इस रेड लाइन जितनी एनर्जी चाहिए थी तो अब आपको इस ब्लू लाइन जितनी एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो कम हो गई है आपकी, ठीक है। तो ये आपको एक अल्टरनेट पाथ उसने प्रोवाइड किया है कैसे रिएक्शन करने का, जिसमें आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए, जिसके रिजल्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। असल में होता क्या है कि आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में मिलके एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना लेते हैं। अब वो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है आपने अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इधर बनता है और इधर खत्म हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्या हुआ है कि आपके पास ये जो स्पीशी होती है ना, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ये एक्टिव फॉर्म होती है आपके रिएक्टेंट की और आपके कैटलिस्ट की, ठीक है, या फिर आपके सिर्फ रिएक्टेंट्स की एक्टिव फॉर्म होती है, आपके पास एक्साइटेड फॉर्म होती है अगर आपका कैटलिस्ट मौजूद नहीं है। और अगर कैटलिस्ट मौजूद है तो रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट की जो है ये एक्साइटेड फॉर्म होती है, ठीक है। इधर जैसे ही आपकी एक्साइटेड फॉर्म बनती है उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। असल में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने रिएक्टेंट्स को इस एक्साइटेड फॉर्म में ले जाने के लिए, तो एक्साइटेड फॉर्म में ले जाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? जी मैम क्लियर हो गया? क्लियर है। मैम तो ये आपके पास, हाँ जी, आपने कहा था कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट्स को एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाएगा, हाईएस्ट पीक तक। हाँ जी, तो जितनी हाँ पीक जी, हाई होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो हमने तो उतनी पढ़ा ज्यादा था होगी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। इस पॉइंट की नहीं नहीं समझ तो वो आई। ये देखे ना, ये मैंने बताया आपको कि एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। हाँ जी। रिएक्टेंट्स जो है उन्होंने एक्साइटेड फॉर्म में जाना है, हम्म। कैटलिस्ट नहीं है तो भी जाना है, लेकिन कैटलिस्ट नहीं है तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्साइटेड फॉर्म में जाने के लिए, कैटलिस्ट है तो कम एनर्जी चाहिए। अच्छा। कैटलिस्ट उनको एक बड़ा सुटेबल किस्म का ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे इथीन और हाइड्रोजन को जो है वो निकल जो है वो एक पूरा ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है रिएक्ट करने के लिए, अदरवाइज वो दोनों हवा में उड़ते रहे, उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ही ना हो सके। यानी आ रही एनर्जी है को बात की कम ही समझ? करेगा ना ये कैटलिस्ट। आपने कहा था कैटलिस्ट उनको एक्साइटेड फॉर्म में लेके जाएगा, एनर्जी एक्साइटेड फॉर्म में मिलेगी। लेके, एक्साइटेड फॉर्म में लेके जाने का मतलब क्या है कि एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी तो कम एक्साइटेड फॉर्म होनी की एनर्जी चाहिए। ज्यादा होती है ना, एनर्जी ज्यादा होगी आपके रिएक्टेंट्स की, ठीक है। अब एक दफा आप जिस चीज को कंफ्यूज कर रही हैं, आप एनर्जी को और एक्टिवेशन एनर्जी को कंफ्यूज कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि आपके रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जब आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट रिएक्ट करके एक्साइटेड फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। सपोज 2 जूल्स जो है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी,
ठीक है, लेकिन आपके रिएक्टेंट जब एक्साइटेड फॉर्म में गए हैं तो उनकी एनर्जी 5 जूल हो गई है, तो वो 2 तो की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई उस एक्साइटेड फॉर्म में। ठीक है, तो अब उसकी जब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन पूरा नहीं हो जाएगा उसका। जी ठीक ठीक है है, तो एक्साइटेड फॉर्म क्या करती है, वो ऐसा एनवायरनमेंट बना देती है कि आपकी जो रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल, कभी वो सरफेस प्रोवाइड कर देती है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, तो वो इजीली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोजनेशन में देखा है। क्लियर? जी क्लियर हो गया जी हफ्सा? हाँ जी क्लियर हो ठीक गया। है, तो ये आपके पास कुछ ना एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी हैं आपके पास कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट की। ये जो पोटेशियम क्लोरेट है, जब ये ब्रेक डाउन होता है, इसकी डीकंपोजिशन होती है, तो अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो इसकी जो डीकंपोजिशन का रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम क्लोरेट के लिए एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो हार्बर प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, उसमें जो आयरन कैटलिस्ट होता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो लेड चैम्बर प्रोसेस है तो उसमें ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाई जाती है, उसमें जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है तो जो प्लैटिनम की सरफेस होती है, प्लैटिनम कैटलिस्ट की सरफेस होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसी तरह आपके पास जो है ये जो आप हाइड्रोजन और इथीन का रिएक्शन पढ़ते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, ये भी आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल है। समझ आ गई? ठीक है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एग्जैक्टली पॉजिटिव कैटलिस्ट का उलट है। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा करेगा। वो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा कर रहा था और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। ये क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसने क्या किया था कि अल्टरनेट स्मॉलर पाथवे प्रोवाइड किया था रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, ये अल्टरनेट लॉन्गर पाथवे प्रोवाइड करेगा रिएक्ट करने के लिए। डिफरेंस समझ आ गया दोनों का? यस मैम। ठीक है, ये क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी को। यानी पहले अगर आपका जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी थी, उसने इतनी पीक पे जाना था, तो नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस वाइट पीक तक उसको जाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया था? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया था। नेगेटिव कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके रिजल्ट में आप अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट को कंपेयर करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट था जिसने एक स्मॉलर पाथवे प्रोवाइड किया था रिएक्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स को, लेकिन जो आपका करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्लियर? हाँ जी, कलीम समझ आई है? ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप ये भी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इतना कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल्स हैं वो क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड एनालाइड, ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिड एनालाइड होता है वो आप जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं, है ये। हफ्सा, सना? जी मैम। ठीक है, अच्छा ये दो आपके कैटलिस्ट थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। एक आपके पास है ऑटो कैटलिस्ट। अच्छा, इसके नाम से क्या आपके माइंड में आता है कि ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा? मैम रिएक्टेंट इटसेल्फ कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो। रिएक्टेंट खुद ही, रिएक्शंस एक्चुअली ऐसे होते हैं जी।
आपके कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनके स्टार्ट में आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो प्रोसेस करता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन कम है, लेकिन थोड़ी देर के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। उसकी क्या रीजन हो सकती है आपके पास? उसमें होता क्या है कि आपका जो एक प्रोडक्ट होता है ना, कोई एक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से आपके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो होता है वो एज कैटलिस्ट काम करता है। इनिशियली तो आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता। जब थोड़ा सा रिएक्शन प्रोसेस करता है तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका वो जो है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो आपका एक प्रोडक्ट होता है वो एज कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है। जैसे ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो क्या होता है कि इनिशियली आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि इसमें जो आपका प्रोडक्ट है मैग्नीज सल्फेट वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है रिएक्शन का। तो इनिशियली आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो जब आपका ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और जैसे ही इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी बन जाएगी ये एज कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? ऑटो कैटलिस्ट जी क्लियर हो मैम गया क्लियर क्लास? है। ठीक है, ये आपके पास ऑटो कैटलिस्ट है जिसमें एक आपके पास यही वाली एग्जांपल आ जाएगी, और एक एग्जांपल आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होगी बाय वाटर अगर होगी, तो इसमें जो आपका एस्टिक एसिड होता है वो एज ऑटो कैटलिस्ट काम करता है। इनिशियली आपके पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और जैसे ही आपके पास एस्टिक एसिड की कुछ क्वांटिटी बन जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसमें उसके बाद प्रमोटर और एक्टिवेटर है, ठीक है। प्रमोटर और एक्टिवेटर क्या करता है कि ये आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या सिलेक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कैसे? कि ये ऐसी सब्सटेंस होती है आपका जो प्रमोटर या एक्टिवेटर है जो इट सेल्फ कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको किसी और कैटलिस्ट के साथ मिक्स कर दें तो ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रमोटर और एक्टिवेटर। जैसे ये आपके पास हमने एक रिएक्शन पढ़ा है जिसमें हमने कहा था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है हार्बर प्रोसेस में, तो ये उसका पॉजिटिव कैटलिस्ट आपने पढ़ा था। जब आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ा तो आपने कहा कि आयरन जो है वो इसकी सिंथेसिस के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अगर आप इसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी मोलिब्डेनम की ऐड कर दें तो मोलिब्डेनम जो है वो खुद इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन वो आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मोलिब्डेनम जो है वो आपके पास आयरन के लिए एक्टिवेटर है या फिर प्रमोटर है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक ऑक्साइड उसका पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ी सी क्रोमियम ऑक्साइड ऐड कर दें तो इसके लिए प्रमोटर का काम करेगी और जिंक ऑक्साइड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी। उसके बाद आपके पास अगर आप मैन्युफैक्चर ऑफ कोक देखते हैं तो उसमें प्लैटिनम के साथ जो टिन होती है वो एज प्रमोटर काम करती है, और क्लोराइड जो है वो आइसोमराइजेशन के प्रोसेस में जो है वो एज प्रमोटर काम करती है, ठीक है। इसमें होता क्या है एक्चुअली आपके पास अगर आप इसकी केमिस्ट्री को देखते हैं तो ये आपके पास कैटलिस्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट का पता तो है ना, ठीक है, कि ये आपके पास एक ऐसी सब्सटेंस है जिसकी केमिकल एग्जिस्टेंस है और वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रही है। यहाँ पे अब क्या होता है कि आपका जो कैटलिस्ट है उसने क्या करना है, ये कैटलिस्ट की स्ट्रक्चर और ये उसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव जो आपका रिएक्टेंट आता है उसने इस एक्टिव साइट पे आके कोऑर्डिनेट करना है। एक्टिव साइट याद है ना जो बिल्कुल स्टार्ट में पड़ी थी? एक्टिव साइट को कैसे डिफाइन जी किया मैम था? याद है। ठीक है, तो आप क्या करना है एक्चुअली आपके पास इस पूरी सरफेस के ऊपर, इस पूरी सबस्ट्रेट के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक ही है, आपके रिएक्टेंट ने आके यहाँ पे बाइंड करना है। अब क्या होता है कि अगर आप जनरली इन दी एब्सेंस ऑफ प्रमोटर रिएक्ट करवाते हैं, सिर्फ आपके रिएक्टेंट ने आना है और उसने इधर आके बाइंड कर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रमोटर ऐड करते हैं तो प्रमोटर रिएक्टेंट से पहले यहाँ पे आएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज कर देगा कि वो इनकमिंग रिएक्टेंट के लिए और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये आपका अगर रिएक्टेंट है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये उसकी जो बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर आके रिएक्टेंट जो है वो अटैच करेगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद रिलीज हो जाएगा। लेकिन अब आपका जो प्रमोटर है वो क्या करेगा कि वो आपकी इस एक्टिव साइट की जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा रिएक्टेंट से पहले उसके ऊपर अटैक करके, ठीक है। तो अब ये देखें आपके पास ये आपने पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल एक बायो के अंदर होता है, वो भी क्या आपका जो हर सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर रिएक्टेंट को फिट करने के लिए एक पर्टिकुलर किस्म की एक्टिव साइट होती है। तो इस एक्टिव साइट की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रमोटर जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। प्रमोटर जो है वो उसके अंदर जब आके फिट करता है, पहले से अगर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है तो डेफिनेटली उसकी जो बाइंडिंग होगी वो इंक्रीज कर जाएगी,
ठीक है। तो ये आपके पास जो है उसका मैकेनिज्म है। ठीक है, ये वो फिनोमेना है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होती है आपके इस एक्टिव साइड की वो चेंज हो जाती है और प्रमोटर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसलिए हम इसको कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं, प्रमोटर को कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब लास्ट पे जो आपकी कैटलिस्ट की एक टाइप रहेगी है वो इनहिबिटर है या फिर कैटालिटिक पॉइजनर है। ठीक है, जैसे ये आपके पास ना एक्चुअली प्रमोटर का उलट है। प्रमोटर क्या करता है कि वो इटसेल्फ रिएक्टर नहीं है, लेकिन वो आपका जो है वो कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन जब किसी रिएक्टेंट के साथ मिक्स करता है, किसी कैटलिस्ट के साथ मिक्स करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये जब किसी कैटलिस्ट के साथ मिक्स करता है उसकी एक्टिविटी को काम कर देता है। अब यहाँ पे आपने दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, जो केमिकल पॉइजनिंग है और जो केमिकल कैटालिटिक इनहिबिशन है। कैटालिटिक पॉइजनिंग एंड कैटालिटिक इनहिबिशन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर आपका कैटलिस्ट जो है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है कैटालिटिक पॉइजनर की, कि ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर सकता है। यहाँ पे या तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टोटली जो है वो हम कहते हैं रिटार्ड हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। अगर आपका कैटलिस्ट जो है उसके साथ एक और स्पीशी या सब्सटेंस मिक्स अप होने के बाद उसकी रिएक्टिविटी को कम कर दे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कैटालिटिक पॉइजनर है। और अगर टोटली रिटार्ड कर दे, रोक दे, तो उसको इनहिबिटर कहते हैं। क्लियर? ठीक है, और ये कैसे रोकता है कि ये जैसे हमने कहा ना कि प्रमोटर जाके एक्टिव साइट पे अटैक करता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। यहाँ पे प्रमोटर क्या करता है, वो एक्टिव साइट पे जाता है, अटैक करता है, उसकी एक्टिविटी को टोटली क्लोज कर देता है, उसकी एक्टिविटी को टोटली रिटार्ड कर देता है। कैसे? कि ये आपका कॉमनली रिएक्शन कैसे होता है कि एक रिएक्टर था, सबस्ट्रेट आई, ठीक है, जो आपका कैटलिस्ट था उसकी एक्टिव साइट के साथ उसने बाइंड किया, ठीक है, प्रोडक्ट बनी और प्रोडक्ट रिलीज हो गई। अब अगर आपने इनहिबिटर ऐड कर दिया तो क्या होगा कि आपके रिएक्टेंट के आने से पहले एक इनहिबिटर आएगा, ठीक है, जिसके पास बिल्कुल वैसी फिटिंग होगी जैसी आपके रिएक्टेंट के पास होती है, उस साइट पे अटैच करेगा, ठीक है, और उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अब अगर रिएक्टेंट आता भी है तो उसके पास इस कैटलिस्ट के ऊपर बाइंड करने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन टोटली रुक जाएगा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो आज आपका जो कैटलिस्ट था, ठीक है, वो ये आपने पढ़ना था। ठीक है, अब इनहिबिटर में आपके पास जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो प्लैटिनम की के साथ अगर आर्सेनिक ऑक्साइड मौजूद होगी तो वो उसके लिए कैटालिटिक पॉइजनर के तौर पे काम करेगी और प्लैटिनम की एक्टिविटी को कम कर देगी। इसी तरह अगर अगर अमोनिया जो है उसमें मोलिब्डेनम आपने कहा था कि प्रमोटर है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड उसके साथ मौजूद होगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगी, इसके लिए पॉइजनर का काम करेगी। इसी तरह अगर आपके पास वाटर फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके प्लैटिनम के लिए जो है वो इनहिबिटर का काम करेगी, पॉइजनर का काम करेगी। क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कैटलिस्ट के जो है उसकी टाइप्स थी, उसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट जो आपके पास है ना, इसमें कैटलिस्ट का जो फंक्शन है, उसका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो एक्टिविटी को चेंज करती है या कम करती है या ज़्यादा करती है, उसकी टाइप्स हैं। यानी मेनली कैटलिस्ट के बाद आपने कैटालिसिस पढ़नी है, ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आप मुझे बता दें जो नहीं समझ आई। आज आपने कैटलिस्ट की टाइप्स पढ़नी थी, नेक्स्ट कल हम कैटालिसिस की टाइप्स पढ़ेंगे। हाँ जी, बता दें, समझ आ गई है सबको? क्लोज कर दूं क्लास? मैम ये जो Yes, कैटालिटिक ma'am. पॉइजनिंग है, मैम एक्सक्यूज जी मी, जो कैटालिटिक हाँ जी, पॉइजनिंग है ये डिक्रीज करेगा कैटालिटिक एक्टिविटी को, ये बता दें कैसे? हाँ जी, ये कैटलिस्ट की, हाँ जी, पॉइजनर जो है वो एक्टिविटी को कम करेगा और जो इनहिबिटर है वो एक्टिविटी को रोक देगा, टोटली रिटार्ड कर देगा। जैसे जो देखिए। पॉइजनर होता है ना, असल में पॉइजनर है ना, अगर आपके पास कैटलिस्ट के साथ उसने भी जाके एक्टिव साइट पे बाइंड करना है और आपका जो रिएक्टेंट है उसने भी एक्टिव साइट पे बाइंड करना है। अगर पॉइजनर मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर पॉइजनर मौजूद नहीं है तो आपका जो रिएक्टेंट है डेफिनेटली उसने क्या करना है, आना है और उसने एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाना, रिएक्शन हो जाना है। अब अगर पॉइजनर आ गया तो अब आपके रिएक्टेंट की भी वैसी फिटिंग है उस
एक्टिव साइड के ऊपर और आपके पॉइजनर की भी वैसी फिटिंग है। अब दोनों के दरमियान में कंपटीशन होगा, रिएक्टेंट और पॉइजनर के दरमियान में कंपटीशन होगा, जिसमें मोस्टली आपके पास जो पॉइजनर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो क्या करता है, वो उस स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेता है जहाँ पे रिएक्टेंट ने आके बाइंड करना था। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में कभी वो उसको पार्शियली ऑक्यूपाई कर लेता है, कभी वो उसको फुली ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर वो पार्शियली ऑक्यूपाई करता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है। और अगर फुली ऑक्यूपाई कर देता है तो आप बेशक आपका रिएक्टेंट आ जाए, वो यहाँ पे अटैच ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस तो ऑक्यूपाई होगी, आपकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होगी। तो अब जो है वो उसकी टोटली इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, कम क्वांटिटी में है तो क्या करेगा, एक्टिव साइट्स जो है हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे जो चार्ज था वो आपके पास पॉजिटिव था, जो स्पीशी आती है वो इसकी कुछ वो नेगेटिवली चार्ज थी, वो कुछ पॉजिटिव साइड्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो एक्टिविटी तो कम हो गई जी। ठीक है, और अगर उसने टोटली आके उसकी सारी साइड्स के साथ बांड बना के न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो आप सरफेस के ऊपर तो कोई ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स ही मौजूद नहीं है जो इनकमिंग रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, तो एक्टिविटी उसके पास जो है या तो डिक्रीज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। मैम जो पॉइजन है वो इनहिबिटर हो सकता है? पॉइजनर इनहिबिटर हो सकता है अगर उसकी क्वांटिटी एक्सीड कर जाए। चलो ठीक है। ठीक है, कम क्वांटिटी में होगी अगर स्पीशी। ठीक है, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कम क्वांटिटी में पॉइजनर का काम करती हैं, ज्यादा क्वांटिटी में इनहिबिटर का काम करती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं, जैसे इसकी यहाँ पे आप फिटिंग देख रहे हैं कि उसकी फिटिंग ऐसी है कि वो आती इस मॉड में है कि आके एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करे और रिएक्टेंट के लिए स्पेस ही ना छोड़े, तो वो डायरेक्टली इनहिबिटर है। मैम ये नीचे जो है ये तो इनहिबिशन है ना, ये 3 डायग्राम्स जो ऊपर ये तो वाली है? इनहिबिटर है, ये तो इनहिबिटर है। जी। तो ये ये जो तो ऊपर, जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है ओके। कि कोई इनहिबिटर कोई जो है वो एक्टिवेटर नहीं है, बस आपका रिएक्टेंट आया है, उसने जो है वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई किया और प्रोडक्ट बन के निकल गया। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ओके ठीक है। लेकिन अगर इनहिबिटर भी मौजूद है, उसने इसके साथ रिएक्टेंट के साथ compete किया और बाइंडिंग साइट को जो है वो उसने क्या किया, एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करके रिएक्टेंट की वैकेंसी खत्म कर दी। ओके। क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर जो है वो यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ पे मेरा ख्याल है अब आपका क्लियर हो गया होगा। जी ठीक है, समरा अटेंडेंस ले लें। मैम आप ये स्लाइड्स भी भेज दिया करें, किसी ने रिकॉर्डिंग ये स्लाइड्स जो देख हैं ले। ये बहुत ज्यादा हैवी हैं। ये असल में क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि एक स्लाइड में जो है वो एक लाइन और ऐड होती है, तो वो इतनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी बन जाती है, ये कोई 150 में चली जाती हैं स्लाइड्स। तो शेयर नहीं हो सकती? शेयर तो होती हैं लेकिन मुश्किल से होती हैं, और आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। आप अगर रिकॉर्डिंग लें मेरा ख्याल है तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगी। मैम जिसने पहले लेक्चर सुनना हो तो नोट करना हो तो दोबारा फिर सारा लेक्चर सुनना पड़ता है ऐसे। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी इंजमाम। मैंने बोला अगर लेक्चर पहले लिया हो तो नोट करने के लिए दोबारा फिर लेक्चर दोबारा सुनना पड़ता है सारे। अच्छा, चले मैं फिर किसी दिन फिर मैं बैठ के ना, मुझे आपकी मेन स्लाइड्स में अलग करके ना उसकी एक छोटी फाइल बना के भेज दूंगी। चलिए ठीक है। ओके मैम। ओके।